अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। क्या हाल चाल, आप लोग ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड यू नो इट्स अ ब्राइट मॉर्निंग, इट्स थर्सडे मॉर्निंग। और थर्सडे की जो मॉर्निंग होती है वो बड़ी कमाल होती है। वो इसलिए कमाल होती है बिकॉज यू नो थर्सडे के बाद एक फ्राइडे आता है, फ्राइडे के बाद फिर 2 दिन का ऑफ होता है, तो यू काइंड ऑफ फील गुड। लेकिन इससे पहले कि हम वो बातें करें, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आज आप लोगों ने नाश्ता वगैरह बना लिया? अगर नहीं बनाया तो आज मैं नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। यस, मैं नाश्ता बनाऊँगा इस ब्रेक के बाद। और मेरे साथ कुछ और लोग मेरी हेल्प करेंगे, बिकॉज आज मैंने सोचा आज मैं अपनी टीम को नाश्ता खिलाऊं। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। आई एम गोइंग टू मेक ब्रेकफास्ट फॉर देम, फॉर दीज पीपल आई एम गोइंग टू मेक ब्रेकफास्ट। और आप देखिएगा मैं किस तरह से अंडे शंडे बनाता हूँ, बट ये एक ब्रेक के अंदर होगा। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान हैं वो DSNG पे हैं। आपने बाइक राइडिंग की है, पूरा पाकिस्तान घूमा है। लेट्स से हेलो टू गज़ल फ़ारूकी एंड काजी फ़ारूकी। काजी फ़ारूकी अभी नहीं है? अभी नहीं है, ऑल राइट, अभी नहीं है हमारी DSNG। शायद पहुंच तो गई है, लेकिन आई थिंक कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज़ हैं। बट आप मुझे बताइए, आपका दिन आपने क्या प्लान किया इस वीकेंड पे? आप लोगों ने क्या प्लान किया है? कुछ अच्छा प्लान किया है? मैंने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें प्लान की हुई हैं इस वीकेंड पे। मैंने इतना काम करना है, इतना काम करना है, इतना काम करना है कि आपकी सोच है, बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू। अच्छा, मैंने कोशिश ये की है, कल रात जब मैं रेडियो कर रहा था, बाय द वे रेडियो पे मैं आपकी बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं अपने रेडियो की बात भी करूँगा। तो कल रात जब मैं रेडियो कर रहा था तो यू नो एक कॉल मेरे पास आई और वो आदमी कॉल करते ही रोने लगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, आप उसको जाके देख सकते हो। वो कॉल करते ही रोने लगा और ज़ार कतार रो रहा था वो। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है? तो फिर उसने बताया कि वो 20,000 रुपये की नौकरी करता है और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी बीवी का इलाज करवा सके। तो हमने उससे रिक्वेस्ट की है, अंडे ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, सारे ले आओ, आज तो अंडे शंडे भी आ रहे हैं। मुझे दिखाओ तो सही कितने अंडे हैं ये, दिखाओ। दिस इज़ व्हाट इट इज़। अंडे 5 अंडे कितने का एक अंडा आता है? 30 रुपये का। 150 रुपये के अंडे हैं। ये रख दो, ये रख दो उधर ले जाके। दैट्स ओके, दैट्स ओके, नो वरीज नो वरीज। मुझे बता दीजिएगा जब DSNG ऑन हो जाए तो प्लीज़ बता दीजिएगा। तो कहने की बात क्या थी कि उन्होंने मुझसे कहा कि जी 20,000 रुपये वो बनाते हैं और ये 20,000 रुपये उनको पूरा नहीं होता, वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। एंड इमेजिन दिस, DSNG ऑन है, इमेजिन दिस कि उस 20,000 रुपये में कैसे इलाज करवाते होंगे। DSNG ऑन हो गई है जी। गज़ल फ़ारूकी और काजी फ़ारूकी साहब इस वक्त हमारे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैन यू गाइज हेयर मी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया? ऑलराइट। तो अच्छा, गज़ल की जो कहानी है वो बड़ी कमाल है। गज़ल ने पूरे बाइक पे पूरा पाकिस्तान जो है वो ट्रैवल किया है और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने किस तरह से ये अचीव किया है। तो जैसे ही राब्ता बहाल होगा तो हम उनसे बात करें। मिल गई हैं? चलिए जी, लेट्स से हेलो टू हर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं गज़ल आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं गज़ल आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। काजी साहब आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्लाह का करम ऑलवेज। और अच्छा मुझे ये बताइए, ये ख्याल कैसे आया और ये कारनामा अंजाम कैसे दिया? ये तो गज़ल बताएंगे आपको। हाँ, गज़ल से पूछ रहा हूँ मैं। गज़ल बताइए कैसे हुआ ये? अच्छा, मुझे जो है ना, मैं स्टार्ट से अगर बताऊं कि बाबा और भाई की वजह से जो है ना मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन आई कि बाइक चलानी चाहिए। और पहला ट्रिप भी बाय द वे बाबा और भाई का था, एंड सेकंड ट्रिप बाबा मुझे अपने साथ लेकर गए थे। बस उसके बाद से ये शुरू हो गई जर्नी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब्बा ने कहा कि बेटा अब आप इंडिपेंडेंटली खुद भी चलाएं। तो अब ऐसा होता है कि पहले मैं बाबा के साथ एज अ पिलियन राइडर जाती थी और अब मैं अपनी बाइक पे अलग होती हूँ और बाबा अपनी बाइक पे अलग होते हैं। तो ये कौन सी बाइक होती है जिस पे आप होती हैं? अच्छा, मैं चलाती हूँ सुजुकी GD110। ओके ओके। और बाबा जो चला रहे होते हैं वो होंडा CB150। अच्छा, तो आप कहाँ पर, हाउ फार ये हैव गॉन, मतलब कितना 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 दूर तक गई हैं आप? हम लोग तो खुजराब पास तक गए। तो और कितने दिन लगते हैं इसको जाने में इस तरह से? अच्छा, जो हमारा सबसे मैक्सिमम जो नंबर ऑफ ट्रिप लगा है वो था 28 डेज का। 28 डेज का? तो जी ओके ओके। और पाकिस्तान को कैसा पाया? बिकॉज आप कराची में रहते हैं, जब आप पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं तो डिफरेंट कल्चर से मिलते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, उनकी आपके बारे में राय क्या होती है, आपकी उनके बारे में राय क्या होती है, तो वो कैसा कनेक्शन कैसा लगा? बहुत ही खूबसूरत होता है। इट्स वेरी डिफरेंट फीलिंग, स्पेशली मी बीइंग अ वुमेन एंड राइडिंग ऑन अ बाइक। तो जब लोग देखते हैं तो काफ़ी खुश भी होते हैं, काफ़ी उनका सरप्राइजिंग से एक रिएक्शन भी होता है।
बट मैं बोलूँगी ऑल ओवर पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा। चाहे आप स्कर्दू चले जाए, हुंजा चले जाए, चित्राल चले जाए, हम इतनी सारी जगहें एक्सप्लोर कर चुके हैं और हर जगह का कल्चर डिफरेंट है, फूड डिफरेंट है, वेदर डिफरेंट है, सबसे- और खूबसूरती भी ऑफ कोर्स डिफरेंट है। लेकिन जी जी, सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी आपको? मुझसे ये सवाल अक्सर होता है कि कौन सी सबसे अच्छी जगह है, लेकिन मैं कहूँगी पूरा पाकिस्तान ही खूबसूरत है, कोई कंपैरिजन नहीं है किसी जगह का। अच्छा, चले वो तो छोड़ें, चले जगह ना बताइए, बताइए खाना तो बता सकती हैं, सबसे अच्छा खाना कहाँ का लगा? अच्छा खाना हमने ना जैसे डाउ डाउ सूप होता है, इस तरीके के जो थोड़े ट्रेडिशनल चीज़ें ना, छाप शुरू हो गया, इस तरह की चीज़ें न्यू ट्राई करी, वरना कढ़ाई और बिरयानी ये तो आप वैसे भी खाते रहते हैं। अच्छा, तो मुझे माफ ये कर, वाली चीज़ें वहाँ की अच्छी मुझे हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा बिकॉज मुझे नहीं मालूम ये डाव डाव सूप क्या होता है और छाप शोरो क्या होता है, तो प्लीज टेल मी व्हाट इज डाव डाव सूप एंड व्हाट इज छाप शोरो। मैं आपको बताता हूँ, ये एक हैंड मेड जो नूडल्स होते हैं, हाँ, अब वो बनाए जाते हैं हुंजा में। और ओके। उसमें सूप होता है चिकन का, तो वो डाव डाव कहलाता है। ओके। और जो छप शोरो है वो एक किस्म का, समझ लें जैसे हम कीमे वाला नान देखते हैं लाहौर में, वो उस किस्म का एक नान होता है जिसके अंदर याक का वो होता है कीमा, और सम टाइम चिकन और बीफ भी वो डालते हैं। तो ये उनकी ट्रेडिशनल फूड्स है, जो वो बहुत अच्छा और पसंदीदा होता है, वो हमें बहुत पसंद आया वहाँ पे। अच्छा। और बाकी रह गई खूबसूरती की बात, जो आपने गज़ल से सवाल किया, उसका मैं जवाब दूं कि नलतर वैली जब हम फर्स्ट टाइम गए थे, हाँ। तो वो हमें बहुत उसने इंस्पायर किया था। उसके अलावा स्कर्दू है, शमशाल है, मिसगर है, ये तमाम वैलीज इस खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने वजूद में लाई हैं, और पाकिस्तान का ये हिस्सा है जिस पे हमें फ़ख्र है, और अल्लाह ताला का एहसान करीम है कि इतना खूबसूरत मुल्क हमें अता किया है। और और ये इसमें- है हमारी जर्नी। और अभी रिसेंटली जी 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 इरशाद, आप बताइए, आप बताइए, कुछ कह रहे थे। मैं यर्स कर रहा था कि अभी रिसेंटली मैं और गज़ल नेपाल होकर आए हैं इंटरनेशनल टूर पे। ओ, तो वहाँ हम जी फिर हम लोग को बाय एयर गए थे, क्योंकि आपको पता है वीज़ा प्रॉब्लम्स होती हैं हाँ। बीच में जो भी ममालिक हैं उसमें। तो फिर हमने वहाँ से रेंटल बाइक्स हायर की, और फिर गज़ल मेरी लीडर होती हैं आजकल, वो ही लीड करती हैं, उन्होंने आइटिनरी बनाई थी। तो मैं उनके पीछे चलता हूँ भाई, पहले वालिद आगे चलते थे, अब वालिद पीछे चलते हैं। सर तो मेरा इसमें मेरा भी एक उनकी सवाल है, मोहब्बत और काजी साहब मेरा एक सवाल है आपसे। जी बोलिए। सर ये जो पेट्रोल पंप आपका है, सर इस पे हम लोग भी आ सकते हैं क्या? आप बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन आपको पहले उस पर गैस वाला इंजन लगवाना पड़ेगा। आप जरूर आए, हम आपको कम से कम सीएनजी डाल देंगे। अच्छा, नहीं सर, मैं बहुत हैरान हो रहा था कि हाँ। ये खर्चा कितना आ जाता होगा। देखिए, हम लोग बड़े बजट के हिसाब से चलते हैं। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि कोई स्पॉन्सरशिप हमारे पास नहीं होती, हम सब अपना ही जो कुछ करना होता है वो करते हैं। और जब एक टूर ख़त्म करके आते हैं तो फिर दूसरे की तैयारी में पैसे जमा करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से बहरहाल 1 डेढ़ लाख रुपए खर्चा आता है। अगर आप होटलिंग भी ले लें, उसके अंदर आपका पेट्रोल भी आ जाता है, और उसमें साइट सीइंग के टिकट्स भी कई जगह होते हैं आपके, जैसे आप अलतित बलतित फोर्ट जाएं तो वहाँ पे एंट्री फीस भी होती है। ये तमाम चीज़ें समझ लें सारी कवर हो जाती हैं। अगर आपका 15 दिन का टूर हो तो वो 1,30,000, सम टाइम 1.5 लाख, सम टाइम 1 लाख, इट्स डिपेंड कि आपको कैसे होटल मिल रहे हैं, सीज़न है, ऑफ सीज़न है, तो इस तरीके से बजटिंग होती है। और ये काजी साहब, आपको शौक होना चाहिए। मुझे पता नहीं शौक हो या ना हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, मैं दिन में 24 से 22 घंटे काम करता हूं, तो आई थिंक जब मैं ब्रेक लूंगा ना तो मैं आपको कॉल करूंगा एंड आई आस्क यू, अगर आप जहां भी जिस ट्रिप पे भी हुए, आई जस्ट कम विद यू फॉर फ्यू डेज, बिकॉज मुझे लग रहा है ये बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत एडवेंचर होता है। मोस्ट वेलकम। 2 दिन के लिए आएंगे, लेकिन आपको 1 हफ्ते की छुट्टी बढ़ानी पड़ेगी, ये मैं बता दूं। नहीं, मैं इंशाल्लाह बढ़ाऊंगा, उसके बाद इंशाल्लाह आप- बढ़ाऊंगा। अच्छा ये बताइए, एक बहुत क्रूशल सवाल ये बताइए, जब आपने पाकिस्तान की ट्रैवल की, दोनों से सवाल है, गज़ल से भी और आपसे भी है, जब आपने पाकिस्तान की ट्रैवल की तो इन दिनों हालात थोड़े से मुश्किल हैं माशी तौर पे, तो पाकिस्तानी लोगों की स्पिरिट कैसी है, कैसे उनका ओवरऑल डिमीनर कैसा है, उनकी ओवरऑल रूह कैसी है, वो क्या समझते हैं इन मुश्किल हालात से हम गुजर जाएंगे, कुछ बेहतर हालात आगे नज़र आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो ट्रैवलर होते हैं ना, और स्पेशली ये अल्लाह ताला ने कोई एक अलग ही मखलूक बनाई है जिनको बाइकर्स कहते हैं। जी जी। तो ये अपना खाना और अपने कपड़े कम कर देंगे, लेकिन टूर्स कम नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ में कटौती कर लेते हैं, लेकिन अपना टूर वो ऑन रखते हैं। इंशाल्लाह इस मुल्क के हालात भी बेहतर होंगे,
और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि बेहतर होंगे इंशाल्लाह। तो पैबस्तर है शजर से उम्मीद है बहार रख। काजी साहब, इंशाल्लाह आपका ईमान मजबूत होना चाहिए। सर जी, ईमान की बुनियाद पे तो हम चले जा रहे हैं वैसे तो मतलब आगे जो आसार है वो तो जो भी हो। आप ये बताइए, आप ये बता जी जी, मैं ये गजल से पूछना चाहता हूँ। गजल ये बताओ, पाकिस्तान को तुमने कैसा पाया, लोगों को कैसा पाया, लोगों की जो स्पिरिट है उसको कैसा पाया? बहुत मैंने जैसे पहले भी बोला कि बहुत ही वेलकमिंग होते हैं लोग यहाँ पर, और स्पेशली बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग विद माय फादर, तो वो एक बहुत ही डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे ना। उनका ये होता है कि ये नॉर्मली नहीं पाया जाता कि बाप बेटी के साथ घूम रही है, तो वो उनके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग होता है। हमारी स्टोरी, हमारी जर्नी वो देखते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं। और वो भी मतलब हमें काफ़ी रोड पे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने बोला है कि मेरी बेटी अभी छोटी है, जब बड़ी होगी तो ज़रूर मैं उसको आपकी बाबा की तरह घुमाने लेकर जाऊंगा। तो वो एक हमारे लिए जो ना बड़ा अच्छा एक फील होता है। वी फील रियली गुड एंड प्राउड कि यार चलें किसी तरीके से कोई एक अच्छा मैसेज हमारे लोगों तक पहुंच रहा है और लोग उसको बड़े खुश दिली से उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है हमारे लोगों में, बहुत एक्सेप्टेंस और बहुत प्यार और बहुत इज्जत भी मिली है इसकी वजह से हमें। नहीं, दैट्स डेफिनेटली ट्रू। आई हैव गॉट अ डॉटर हु इज 8 इयर्स ओल्ड और वो यहाँ नहीं रहती, लेकिन जब मैं जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, तो मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं उसको लेके ना हमेशा ऐसे एडवेंचर्स जो हैं वो करूं। अब जाहिर है शी इज़ टू यंग, लेकिन हमारे एडवेंचर ये होते हैं कि मैं किसी खाने पे ले जाता हूं जो बाप बेटा ओनली, बेटी बाप ओनली, और खाने पे ले जाता हूं, या हम गैलरिया चले जाते हैं, मॉल चले जाते हैं, कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। एंड मुझे लगता है जो बॉन्ड बेटी और बाप का क्रिएट होता है ना, वो बड़ा कमाल बॉन्ड होता है, वो बहुत खूबसूरत होता है। ऐसे ही है बिल्कुल। What do you think सर, काजी साहब? जिंदगी के खूबसूरत लम्हात होते हैं, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। आगे क्या प्लान है गजल आपके, क्या करेंगी? आगे प्लान्स यही हैं कि अभी तक तो हम लोग पूरा अपना नेशनल मतलब जगहें एक्सप्लोर कर रहे थे, इंटरनेशनल भी चले गए नेपाल। अब नेक्स्ट हम लोग दूसरी और कंट्रीज़ भी एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो ये वाले प्लान्स हैं। इंशाल्लाह जब तक कि मेरी शादी नहीं होती है तो मैं अपने बाबा के साथ ये टाइम गुजारना चाहूँगी। नहीं, अगर शादी हो जाती है तो अपने हस्बैंड के साथ भी यही कीजिएगा। ऐसे ही है। कर रहा हूँ, तो फिक्र ना करें, आपकी शादी भी ऐसे ही बंदे से करेंगे तो ट्रैवलर इंशाल्लाह, होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और अगर वो ट्रैवलर नहीं होगा तो आप लोग उसको बना दीजिएगा ट्रैवलर, वो भी ट्रैवलिंग करेगा। बना देंगे। मैं जी बिल्कुल कान पकड़ के बना देंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, एजुकेशन के हवाले से गजल कहाँ हैं आप, क्या कर रही हैं? एजुकेशन में बाय प्रोफेशन आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ओ माशाल्लाह। एंड आई एम वर्किंग इन अ multinational company as a compliance engineer. एक मिनट, अगर इफ यू आर वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी एज अ कंप्लायंस इंजीनियर, मुझे ये बताइए तो फिर इतने ट्रिप्स का टाइम कैसे मिल जाता है? यही तो बड़ी मुझसे अच्छा, ये बहुत इस तरह के सवाल मुझसे होते हैं कि आप जॉब के साथ साथ अपनी लाइफ को किस तरीके से मैनेज करिए, अपने पैशन को किस तरीके से लेकर चल रही हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा मेरे पास जवाब होगा कि जब आप जाहिर सी बात है आप जॉब भी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको अपनी लाइफ को भी जीना है। यस, ट्रू। यहाँ पर ना लोग ये भूल जाते हैं कि जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब है तो उसमें से टाइम कैसे निकालें। हाँ। लेकिन थैंकफुली आई एम वर्किंग फॉर अ वेरी गुड कंपनी जहाँ पे हमें प्रिविलेज लीव्स जो है हम लोग अवेल कर सकते हैं। हमें साल में 22 डेज वीक डेज ऑफ मिल रहे होते हैं। Okay. तो आई यूटिलाइज दोज डेज टू फुलफिल माई पैशन। तो डू यू वांट टू शेयर द नेम ऑफ द कंपनी? किस कंपनी के लिए काम करती हैं आप? I work for GlaxoSmithKline. Okay, so okay. Again, a very good company indeed. काजी साहब एंड गज़ल, बहुत खुशी हुई आप लोगों से बात करके. इफ़ यू आर इन लाहौर एनी डे तो आप हमारे पास ज़रूर तशरीफ़ लाइए. इफ़ आई एम इन कराची देन प्लीज़ कम ऑन माई रेडियो शो. मुझे बहुत खुशी हुई आप दोनों से बात करके. प्लीज़ गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो वेरी मच. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. नाश्ता बना रहा हूँ मैं, आपने क्या करना है वहीं रहिए, इंतज़ार कीजिए, बिकॉज आज मैं एग्स बनाने जा रहा हूँ, अंडे, डबल रोटी, जूसेस वगैरह, सब कुछ अभी देखिएगा. नाश्ता बनाऊंगा, नाश्ते सिर्फ अंडे बनाऊंगा. दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू डू. तो ये उसामा साहब हैं. उसामा साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है बॉस. ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह बॉस. आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक. आप ठीक हैं? बहुत खुश हूँ आज. अब मेरी ज़िंदगी का एक खूबसूरत लम्हा है. कैसे? सारा पाकिस्तान देख रहा है. हाँ, मैं तो? सहर लोधी के साथ
खड़ा हूँ। अच्छा इससे नहीं, अच्छा आज मैं दूसरा अलामा तो मेरे लिए हो नहीं सकता। उसामा भाई हमारे लिए रोज चाय देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, तो आज मैं इनके लिए नाश्ता बना रहा हूँ, आज इनके लिए मैं नाश्ता बना रहा हूँ। सो लेट मी सी, लव यू सर, लव यू। आई लव यू टू, आई लव यू टू। तो हियर वी गो। यार मुझे आप नून लीग का कारकुन मत समझ लीजिएगा आई लव यू टू कहने पे, आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है, बिकॉज यू नो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। तो अच्छा, अंडों के साइज़ बहुत बड़े बड़े हो गए, लुक एट दिस। और ये एक अंडा जो है 30 रुपये का है, 30 रुपीज़ का एक अंडा है ना जी ऐसा ही है। एक अंडा 30 रुपये का है। ऑलराइट, तो मैं जिस तरह से बनाता हूँ मैं वैसे ही बनाऊँगा, ये फेंक दीजिए। आपको पता है बहुत ज़्यादा माहिर वाहिर तो मैं हूँ नहीं किसी भी चीज़ में, मतलब सिवाय इसके कि बोलना बोलना थोड़ा सा आता है, इसके अलावा मैं जो काम करता हूँ अल्लाह ही मालिक है। लेकिन हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं ये तो चीज़ें बना ही सकता था, और मैंने गलती कर दी है। अब वो अगर निकल जाए तो बहुत अच्छा है, निकल गई, उसके अंदर एक छिलका जो था वो चला गया था। तो मैंने ये 3 अंडे लिए हैं, बल्कि 4 ले लेते हैं, एंड देन लेट्स सी कि क्या होता है। जो लोग मुझे घर में बैठे देख रहे हैं, जिन्हें सब कुछ बनाना आता है, प्लीज़ वो मुझे फॉलो ना करें, लेकिन मैं आज सिर्फ ये इसलिए करना चाहता हूँ बिकॉज एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। आप अपने पेरेंट्स के लिए भी बना सकते हैं, अपनी मदर के लिए बना सकते हैं, अपनी बेगम के लिए बना सकते हैं, बहन के लिए बना सकते हैं, और उन लोगों के लिए बना सकते हैं जो आपकी डोमेस्टिक हेल्प होते हैं। हमारे ये दोस्त हैं, ये मेरी फैमिली है, इनके लिए आज मैंने ये सोचा है कि मैं ये बनाऊँगा। तो हमने प्याज वगैरह काट ली है, और पहले मैं इसको थोड़ा सा फेंट रहा हूँ इस तरह से, एंड उसके बाद इसके अंदर हम बाकी चीज़ें जो हैं वो डाल देंगे। तो सामा भाई मुझे अपनी थोड़ी सी लाइफ के बारे में तो बताएं, फैमिली के बारे में तो बताएं। फैमिली जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। ओके, वो बेटी ऐसी चीज़ है जिसको देख के इंसान जीता और मरता है। अभी आप इसमें? कह रहे थे कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा गिफ्ट होता है बेटी। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। मैंने बहुत बड़ी मुख्तसर जामिया कर दिया कि बेटी ऐसी चीज़ है जिसको देख के बंदा जीता और मरता है। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मैंने इसके अंदर प्याज डाली है, टमाटर डाले हैं, और मैंने इसके अंदर हालापेनोस यानी कि मिर्चें डाली हैं। मुझे मिर्चें बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने वो डाली हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ नमक मिर्च मुझे दीजिएगा वहाँ से। मैं थोड़ा सा ऑयल जो है अब वो डाल रहा हूँ। देखा, ये होता है ना, गलती हो जाती है बंदे को, अगर बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऑयल में, मतलब इसको मैंने रखा हुआ था, तो अब ये ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा काला हो जाएगा, और इसकी वजह से अंडा जो है वो ठीक नहीं बन सकता, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको सेपरेट कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा और फेंटूंगा, और इसके बाद सो आई टुक दिस, थोड़ा सा मैं इसको हस्बे जायका जो है वो नमक इसके अंदर डाल रहा हूँ, और ये पकड़ें, और थोड़ा सा मैं ये मिर्चें जो हैं वो थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, रेड पेपर्स, और ये मैंने रख दिया। अब मेरा ये मुरक्कब जो है अंडे का वो तैयार हो गया, एंड आई एम गोइंग टू डू दिस राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, एंड लेट्स सी कि अगर इन लोगों को मेरा ये, अच्छा मैंने चीज़ ऑप्शनल रखी है, चीज़ यहाँ पे कटी हुई रखी है, दिखा दीजिए, चीज़ भी दिखा दीजिए, मैं दिखा देता हूँ। ये चीज़ है जी, ये ऑप्शनल है, अभी देखते हैं कि हम इसको डालेंगे या नहीं डालेंगे, बट लेट्स सी। तो आपने कभी, वैसे आप नाश्ता वगैरह बनाते हैं उसामा भाई? जी कभी कभी बना लेता हूँ बॉस। कभी कभी बना लेते हैं? जी। हाँ जी, और तुम जी। बनाते हो? जी साहिर पे मैं भी नाश्ता बना लेता हूँ, और भी काफ़ी चीज़ें जो मैं बना लेता हूँ घर में खुद ही। मसलन क्या? हाँ, मसलन कि 1-2 बार मैंने खुद से ही कढ़ाई भी बनाई है, चिकन कढ़ाई। अबे कढ़ाई पूरी दुनिया में हर मर्द बनाता है, मर्द बना जिससे लेते हैं। पूछो ना, मैं कसम खा के कहता हूँ, हमें दुनिया में एक ही चीज बनानी आती है और वो होती है कढ़ाई। हर पक्का मर्द जो है वो कढ़ाई बनाता है, मतलब उसको जिसको कुछ नहीं आता उसे कढ़ाई बनानी आती है। वो खाने में इजीली खाई जाती है ना, तो सुकून से वो बना के खा के और ख़त्म। उसके अच्छा। अलावा अंडा ब्रेड ये तो सुबह बनाना पड़ जाता है खुद ब खुद ही से। ये क्या बनाना पड़ जाता है खुद ब खुद? खुद ब खुद बनाना पड़ जाता है कैसे खुद ब खुद कैसे बनाना पड़ता है? आजकल। माइक ऊपर करो। माइक ऊपर। हाँ। खुद बनाना पड़ता है क्योंकि जब आप उठते हैं तो होता है कि सम टाइम आपकी फैमिली सो रही होती है। हाँ। तो फिर तो वहां चले जाया करो जहाँ फैमिली नहीं सोती, उस घर में रह रहा करो। मतलब उस घर में क्यों रह रहे हो जहाँ पर मतलब फैमिली सो रही है? ये कौन सी फैमिली है जो तुम्हें काम पे भेजने से पहले सो रही है? बस मैं तंग नहीं ना करता उन्हें, खुद ही बनाता हूँ, खाता हूँ। तुम उन्हें तंग नहीं करते? मैं तंग नहीं करता। ये तो पूछना पड़ेगा बेटा, ऐसा नहीं है। कोई बात तंग नहीं, आप करते। पूछ लीजिएगा। हाँ, ये पूछना पड़ेगा। तो अच्छा, एक मुझे तरीका सिखाया था, मैं वो करने जा रहा हूँ। बीच में अगर आप इसके थोड़ा सा वो कर दें तो ये जो अंडा है ये बन ही जाएगा। तो दिस इज इट्स गुड, इट्स टेकिंग शेप। हाँ, आगे देख लो मेरा क्या मैंने कारनामा अंजाम दिया है। हम लोगों को पता चल जाएगा एज लॉन्ग एज। अच्छा, हमारे यहाँ जो ये जो है क्या कहते हैं इसको, आग जो है वो भी बड़ी कमाल है, मतलब आती है जाती है, फिर आती है फिर जाती है। कोशिश तो यही है कि ये
ये मसला पूरे पाकिस्तान में, इसमें कोई शक भाई नहीं। इसमें बात यह है कि गैस आती नहीं लेकिन इसका बिल आ जाता है। बिल तो आता ही है, तो बिल मतलब बिल भी ना आए क्या? बिल तो आएगा ना, बिल तो आएगा, हर सूरत में आएगा, हर सूरत में आएगा। मैंने जानबूझ के ये इस तरह से किया है ताकि ये ज़रा पक जाए, एंड देन आपको पता चलेगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। थोड़ी देर वेट कर लीजिए। और कोशिश मेरी ये है कि इन लोगों को ये अंडा याद रहे कि भाई ने बना के दिया था। अब मुझे ये नहीं पता कि वाकई इनको ये याद रहेगा या नहीं याद रहेगा। मेरी कोशिश ये है कि ये अच्छा बने। यही अंडा तो याद रहेगा, यही अंडा याद रहेगा यही अंडा तो याद रहेगा जो किसी ने बना के दिया। और वो भी सारे खराब भाई ने हो बना गया के दिया। यार, सॉरी, खराब हो गया। मतलब इसको भाई नहीं याद रहेगा, अंडा याद रहेगा। ये कैसा लाभ करता है आपके साथ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खराब हो गया यार। आई एम सो सॉरी, खराब हो गया है। अब ये जैसा भी है, प्लेट तो मुझे दीजिए, प्लेट दीजिए, वो पीछे पड़ी हुई है, पीछे। हाँ जी, प्लेट दे दीजिए मुझे, प्लेट दे दीजिए। इसके अंदर मैंने चीज़ नहीं डाली है। तो आई होप कि ये इन लोगों को पसंद आए और ये खाएं, तो फिर मुझे बताएं कि इनको कैसा लगा है। हमारा जो एग है वो तैयार हो गया है, एंड टडा। क्या कह रहे हैं? एक सेकंड। ब्रेड तो है ही, बट मैं चाह रहा हूं कि जितना भी हमने बनाया है वो हम कर लेना। ऑलराइट। अच्छा, ये मैंने क्यों किया है आज, अब बाकी तुम लोग खुद बना लेना बाद में। थैंक यू। अब आप लोग जाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मुझे दिखाइएगा, ये नैपकिन दिखाइए। हाँ, ये मेरा कारनामा है, बहुत बुरा है, बहुत ही बुरा है, बट मैं इसको मैंने बहुत दिल से बनाया है। लुक एट दिस, देखो, इधर देखो, ये मैंने बनाया जी। ठीक ही लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है, इतना अच्छा सही लग रहा है ना? अच्छा, लेकिन अच्छा बना है ना? ऑलराइट, अच्छा बना है, वाकई अच्छा बना है। इधर आए ज़रा, इधर आए उसामा भाई, इधर आए। अब एक काम करते हैं ना, खिलाते भी हैं इनको ताकि पता तो चले कि इनको कैसा लगा है ये एग। उसामा भाई, जी बॉस। ये लीजिए, मैं खिला रहा हूँ इनको। आई डोंट नो, खा लो यार, तुम हमेशा हमारे लिए करते हो, मैं नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। हाँ जी, आई होप कि ठीक हो यार, मुझे पता नहीं है, सब बताइएगा। ठीक है, बहुत अच्छा है। मैं तो बल्कि अपनी टीम की तरफ से कहता हूँ, हफ्ते में एक दिन आप जरूर बनाया करें। इतना अच्छा बनाया आपने। जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। इतना अच्छा बनाया हफ्ते में एक बार, मतलब बहुत। तुम भी आओ, इधर आओ, तुम्हें खिलाऊं। और तुमने इस किस्म का कोई जुमला बोला ना मुझे, कह रहे हफ्ते में एक बार बनाया कर। क्या मिर्चे तो नहीं है ज्यादा? अब तो जो भी है। हाँ बताओ कैसा है? ये तो अगर जबरदस्त बना गलत दिया। बोला ना बहुत मारूंगा मैं तुम्हें। नहीं वाकई बहुत मजे का बनाया हुआ है। उसामा साहब की बात वैसे है तो ठीक, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको बना के खिलाएंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज इधर आओ, तुम भी इधर आओ, तुम भी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये भी हमारे पास, ये हमारे स्पॉट बॉय हैं और ये अक्सर चाय वगैरह लेके आते हैं हमारे लिए और भाग भाग के काम कर रहे होते हैं नीचे मुझे। तो आज मैं उन सब के लिए, बिकॉज वी आर फैमिली, हम फैमिली हैं और फैमिली के अंदर कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती। सर आइए। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक हो ना? हाँ जी, ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा है? हाँ जी, पक्की बात है? रोज तो नहीं बनाऊँ ना मैं ये? रोज़ ही बनाए तो अच्छा। क्या मुसीबत है इनकी यार, मतलब सही बात है, आपको मतलब करना ही नहीं चाहिए ये। बट एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, इस पूरी एक्सरसाइज का मतलब क्या था? इस पूरी एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ एक था, और प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, बहुत दिल से मैंने ये बनाया है। ये वो लोग हैं जो दिन और रात हमारे साथ काम करते हैं, ये वो लोग हैं जिसके बगैर हम अधूरे हैं। तो आप हमेशा याद रखिए एक बात, इंसान सब बराबर हैं। और मैं आपको अजीब सी बात बताऊं, नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ट्रैवल किया करते थे, सफ़र किया करते थे आप, तो कभी कभी आप अक्सर आप अपने ग़ुलाम को बिठा दिया करते थे और ख़ुद ऊँट की महार लेके चला करते थे। वो नबी करीम, हमारी तो कोई औकात नहीं, कोई हस्ती नहीं। तो ये जब हम मुझे पता नहीं, बड़ा अजीब सा लगता है कि जब हम बड़ी रऊनत के साथ बात करते हैं, अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं और कोई आपके साथ काम कर रहा है तो वेर फैमिली, वेर इक्वल्स।
आपके फंक्शंस दूसरे हैं, आपके काम दूसरे हैं, लेकिन अदर देन दैट वी आर इक्वल्स एंड दैट्स अबाउट इट। तो ये हमने जो एक्सरसाइज की थी ये सिर्फ इसीलिए की थी ताकि आपको ये पता चल सके कि हम कभी कभी यार किसी दिन एक दिन अपनी जो डोमेस्टिक हेल्प है उनको बोलो आप लोग बैठें और हम आपको बना के खिला रहे हैं, इट डजेंट मैटर। और कभी कभी अपनी मदर को ये बोलें कि अम्मा आप सारा दिन काम करती हैं, ब्रेक ले रहा हूँ 1 मिनट, सारा दिन काम करती हैं, मैं आपको बना के खिलाता हूँ। अपनी बीवी को कह सकते हैं, अपनी बहन को कह सकते हैं और ये जस्ट कुछ नहीं है, सिर्फ थैंक यू है, थैंक यू फॉर बीइंग देयर इन आवर लाइफ। छोटा सा ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और मेरे नाश्ते का जो प्रोसेस था वो ख़त्म हो गया। यस आई मेस्ड अप, आई क्लियरली मेस्ड अप, बट देन अगेन दिस इज़ व्हाट इट इज़। और वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि उनको कढ़ाई गोश्त बनाना आता है, दुनिया में हर मर्द को कढ़ाई चिकन बनानी आती है, एवरी सिंगल मैन। मैंने ज़िंदगी में जो पहली चीज़ बनाई थी वो बनाई कढ़ाई चिकन थी। दैट्स व्हाट इट इज़। द पीपल हु लिव अलोन या सेपरेटली बाहर प्रदेश में रहते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। तो और खाना मकसद होता है, मतलब मैं डेकोरेट तो कर नहीं सकता खाने को, बट जैसे अभी तक हो गया। पर एनीवेज, अब आते हैं हम बालों की तरफ, जो बड़ा एक एसेंशियल मसला है हमारे मुल्क का, क्या पूरी दुनिया का। हर शख्स इस चीज़ का शिकार है कि किसी तरह से गंजपन को दूर किया जा सके, बाल जो हैं वो दोबारा से जो गए हैं वो वापस आ सकें, और जो एग्जिस्टिंग बाल हैं वो मजबूत हो सकें, घने हो सकें, और ये जो लाइंस नज़र आती हैं बीच के अंदर it नज़र ना आए। इसके लिए हमने दावत दी है डॉक्टर हमदा को। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, थैंक यू। ज़ैनब गुंदल इज़ देयर, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका भी, थैंक यू सो वेरी मच। एंड ज़हरा शरीफ इज़ देयर फ्रॉम इन कराची। साहब नहीं, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कमिंग बैक टू यू गाइज, लेकिन इससे पहले कि हम आप लोगों से बात शुरू करें, हमारे कुछ लोगों के तासुरात हैं, पहले वो दिखा देते हैं, फिर उसके बाद अब बात शुरू करते हैं। लेट्स वॉच दिस। डिफरेंट कलर्स करवाए हैं, हाइलाइट्स करवाई हैं, इसकी वजह से जो है ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं जी। अगर कोई सोल्यूशन है आप लोगों के पास या किसी के पास है तो हमसे शेयर करें। मैं अपने बालों को हेल्दी करने के लिए ऐसा क्या कर सकती हूँ, हमारे क्या टोटके हैं, कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए, इसके बारे में गाइड करें। जो फ्रीजी हेयर होते हैं उनके लिए स्पेशली वैसे तो एलोवेरा यूज़ होता है, लेकिन इसके अलावा और अल्टरनेटिव इसका क्या यूज़ हो सकता है? जी मुझे ये बताएं कि अगर मैं केराटिन नहीं लेना चाहती तो फिर क्या हल है? केमिकल को यूज़ कर बालों को प्रोटीन्स किस तरह से मिल सकते हैं? एक तो मेरा ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आजकल स्ट्रीकिंग और ये हेयर डाइज और ये चीज़ें, ऑब्वियसली आपको ट्रेंड के साथ भी चलना होता है, आपको बहुत सारी ऐसी जगहों पे भी जाना होता है कि आपको ऐसा लगना भी पड़ता है कि आपके बालों पे ये चीज़ें अप्लाई हों। अगर हम उनको छोड़ते हैं तो नेचुरल ऐसा कौन सी चीज़ है जो कि हमारे बालों को नुकसान? ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। तो बात हो रही है जाने की, बालों के जाने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, शादी उनमें से एक है, किसी की भी हो, और दोनों तरफ से होता है, ये एक तरफ से नहीं होता। प्लीज़ लेट मी टेल यू वन थिंग, कहीं ये मत समझिएगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ मर्दों की बात की, नो, दोनों तरफ से गंजपन हो सकता है, दोनों स्ट्रेसेस का शिकार हो सकते हैं। और आज हम जिस सोसाइटी में हैं, आज तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आपका जेंडर कौन सा है। लिटरली आप ये कह नहीं सकते। हम इतने वोक सोसाइटी में रहते हैं कि आजकल इट है, दे हैं, देम है, व्हेन है, हाउ है, डू है, डाई है, आई डोंट नो कौन कौन सा है। मुझे जो जेंडर याद है वो मर्द और औरत का जेंडर था, बट उसके बाद आई डोंट नो क्या हुआ है, बट आई हैव नो प्रॉब्लम विद एनीथिंग। लेकिन बालों का मसला आप चाहे कोई भी हो, सबको होता है। सो प्लीज़ टेल मी, किस तरह से बालों को, गिरते हुए बालों को रोका कैसे जा सकता है? अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की, शादी एक रीज़न फॉर हेयर Yes, लॉस, absolutely. लेकिन अगर हम उसे मेडिकली देखें तो उसमें रीज़न जो बनता है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस आजकल हर किसी को ही हो रहा है। देखिए, सबसे पहला स्ट्रेस क्या होता है डॉक्टर साहब? सबसे पहला स्ट्रेस ये होता है कि वो कर्जा जो शादी के लिए लिया गया है उसे भी तो चुकाना है, बिकॉज इफ इट वर अप टू मेन, शादी में टोटल 14 लोग आए, 15वां आदमी ना हो और शादी आधे घंटे में निपट जाए, इधर निकाह हो, ये हो, डन, एक जोड़े के अंदर खुदा हाफिज, बाय बाय, दुनिया को भी तो दिखाना है ना। क्यों दिखाना है? लेकिन मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, आप कहिएगा, मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, पैसे बचाओ, अपने खुदा का वास्ता पैसे बचाओ और ऐसे मत गवाओ। ये जेवर वगैरह, सोना वोना, इसमें इन्वेस्ट करना कोई अगर लेके रख लो अलग से, लेकिन ये जो 500 600 लोगों को बुला के खिलाते हो ना, मत करो ये सब। सीरियसली, पैसे बचाओ, घर बनाओ जी। इसको बालों के मसाइल को ट्रीट करने के लिए हमें उनके थोड़े से वजूहात को देखना ज़रूरी होता है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो कि आजकल हर किसी का मसला है, तमाम मर्द परेशान है, जिसको मर्दाना गंजपन कहते हैं। अच्छा। जिसमें जेनेटिक एलिमेंट आता है और दूसरा हार्मोनल इश्यूज़ भी आते हैं, और अब तो ये इशू फीमेल्स में भी हो रहे हैं, जिसको फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। तो पहले मेल पैटर्न बॉल्डनेस थी, अब फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस आ गई। जी। और इसके अलावा बहुत सारी और भी वजूहात हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं, खून की कमी होना, स्ट्रेस होना, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं,
हार्मोन्स के इशू होना, पॉलीसिस्टिक ओवरीज आर सो कॉमन। आजकल मेन एंड वीमेन बोथ हैव इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स। ट्रू। फिर इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस आ जाती हैं जिसको हम एलोपेशिया एरियाटा या बालचर का इशू कहते हैं। कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेज आ जाती हैं जिससे कि सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस वगैरह। तो पहले हमें ये देखना होता है कि हेयर लॉस का कॉज क्या बन रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे हेयर लॉस शुरू होता है, ज़ैनब दिस क्वेश्चन गोज़ फॉर यू एज वेल। जब हेयर लॉस शुरू होता है तो कभी कभी कुछ लोगों में 16, 17, 18 साल में शुरू हो जाता है, तो क्या वो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है, क्या होता है? सबसे पहले तो न्यूट्रिशन जो है वो 100% अपना रोल प्ले करती है आपको अच्छा हेल्दी इंसान बनाने में या आपको कमज़ोर इंसान बनाने में। Okay. आप जैसे देखें, इसकी बेहतरीन एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसीज या बच्चे होने के बाद बहुत सारी औरतें ये कहती हैं बच्चों के बाद तो मेरे बाल ही नहीं रहे, या बच्चों के बाद मेरी स्किन ख़राब होगी, मेरी स्किन पे पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू होगी, क्योंकि आपकी जितनी न्यूट्रिशन थी आपने वो आगे बच्चे को कन्वर्ट की, लेकिन आपने अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखा, अच्छा खाना आपने नहीं खाया। आयरन की डेफिशिएंसी जो है वो एक मेजर कॉज है आपके बाल गिरने का। तो अगर आपने अपनी बॉडी में ब्लड को रेगुलेट ही नहीं किया, आपने अपनी बॉडी में जो है खाने को, ग़िज़ाइयत को अच्छा नहीं रखा, तो हम उसको इस चीज़ से नहीं रोक पाएंगे कि वो कितनी जल्दी आपकी बॉडी से निकल रहा है या ख़त्म हो रही हैं चीज़ें। जैसे अगर हमने सिर्फ सर की बात की है, बाल जो हैं हमारे, या स्किन की भी साथ कर लेते हैं, आप डेली बेसिस पे अगर एक अंडा ही खाना शुरू कर दें तो आपकी बहुत सारी बायोटिन की जो नीड है वो उसको मीट कर सकता है। इवन जो अंडे हमारे यहाँ आते हैं वो भी हम देखें मैं तो बहुत क्लियरली एक बात पूछ रहा हूँ आप लोगों से, बिकॉज एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट में एक मुर्गी को लिया गया, जो फार्म की मुर्गी होती है उसको लिया गया, उसको रखा गया, और 4 दिन के बाद वो मुर्गी इतनी बड़ी थी, 4 दिन के बाद वो इतनी सी हो गई थी, बिकॉज ये तो आर्टिफिशियल फीड के जरिए होता है ना। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप बालों के गिरने की वजह से परेशान है और कोई सवाल आपका हमारे पास है तो आज आप हमें कॉल कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि आज हम बालों पे बात कर रहे हैं। बालों का गिरना बहुत खतरनाक होता है, आप अपने गिरते हुए बालों को बचा सकते हैं। एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। लेट्स टेक अ फोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिर भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अच्छा प्यारे भाई, अपना टीवी बंद कर दें प्यारे भाई। टीवी सर, आते भाई टीवी। हेलो हेलो जी जी, अब बोलिए, अब बोलिए। साहिर भाई, मैं किला रामकोर अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी बोलिए। भाई मैडम साहब बैठी हुई हैं, एक काइंडली सजेशन हमें दे दें। कुछ लोगों के बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, बच्चे हैं 17-18 साल के होते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, या बाल साथ ऐसा होता है कि बालों की न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम आता है, तो क्या चीज इस्तेमाल करें जिससे बेहतरी आ जाए? ओके, चलिए आप फोन रखिए, मैं पूछता हूँ। अच्छा, ये एक बड़ा ही कॉमन हो गया है मसला कि बाल बड़ी जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो गए। समझ ज़्यादा आने लगी, ज़्यादा धूप में बाल सफ़ेद होना भी एक मुहावरा सुना करते थे, लेकिन आजकल तो अगर आप देखें तो टीनेजर्स आ रहे हैं कि हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, छाँव में भी हो रहे हैं। तो अगर आप पहले देखें तो बहुत बूढ़े होके लोगों के बाल सफ़ेद होते थे, लेकिन अब अर्लियर जनरेशन में आ रही, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। अब लोग बूढ़े भी तो नहीं हो रहे ना। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बूढ़े भी नहीं हो रहे। अब कहाँ बूढ़े हो रहे हैं, अब तो मतलब 60 इज आल्सो यंग। तो इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जेनेटिक फैक्टर। ओके। पहले 60 साल की उम्र में लोगों के बाल सफ़ेद होते थे, फिर 40 साल में हुए, और अब 20-25 साल की उम्र में भी सफ़ेदी हो रही बालों की। इसमें स्ट्रेस, हार्मोन्स और हमारी काफ़ी सारी डाइटरी हैबिट्स, हमारा डेली लाइफस्टाइल, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो बाल एक दफ़ा वाइट हो जाता है, ग्रे हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, उसको रिवर्स करना डिफ़िकल्ट काम है। उसके लिए फिर सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है कि डाई टिल यू डाई, बालों को रंगते जाए। टिल यू डाई। ज़हरा शरीफ जो है वो हमारे साथ कराची से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आप बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं मैम, ऑलवेज अ प्लेजर। ये मुझे बताइए कि कोई टोटका ऐसा है जिससे गिरते हुए बाल बचाए जा सकें? बिल्कुल साहिर, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टोटके हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी गिरते हुए बालों के लिए कि हमें अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है ना वो करना चाहिए, यानी कि हमें डाइट में अपने प्रोटीन्स, विटामिन्स, ठीक है, जिंक, मिनरल्स, ये सब चीज़ें जो है वो लेनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी डाइट बेहतर होगी ना तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा बॉडी का अंदर फिजियोलॉजिकल सिस्टम है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और डाइट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है हमारे हेयर फॉलिकल्स के ऊपर, क्योंकि विद द एज हमारे हेयर फॉलिकल्स जो है ना वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं।
तो हमें उनको श्रिंक होने से बचाना है और प्रॉपर उनको प्रोटीन ट्रीटमेंट यानी कि जिसको हम केराटिन बोलते हैं वो हमें देना है। तो डाइट में हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, योगर्ट है, इसके अलावा हमारे पास सी फूड्स हैं, लेग्यूम्स हैं, और अगर मैं टोटके की बात करूं तो एलियम सीपा, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में प्याज बोलते हैं, ठीक है, ये बहुत बेहतरीन है क्योंकि ये नेचुरल सोर्स है फॉर केराटिन। ये लगाने के लिए, खाने के लिए? ये हाँ, खाने के लिए तो हम खाते ही हैं, लेकिन लगाने के लिए मैं आपको एक टोटका बताती हूँ। अगर हम प्योरली नेचुरल केराटिन ट्रीटमेंट जो है वो घर पे बैठ के करें तो वो इस तरह से होगा कि हमें 2 प्याज लेनी है, ठीक है, उसके अंदर 3 से 4 चमचे जो है वो हम दही डालेंगे और उसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, और इन एडिशनल अगर हम चाहें तो हम उसमें 8 से 10 करी लीव्स डाल सकते हैं ताकि हमारे बाल जो है वो सफ़ेद होने से बच जाए। अच्छा ज़रा, तो वो एक थिक सा हमारे, जब हम वापस आएंगे तो हम इस पर तफसील से बात करेंगे, मुझे ब्रेक पे जाना है। ये तो आपने बड़ी कि सफ़ेद होने से बच जाएं बाल, प्रीमेच्योर और केराटिन ट्रीटमेंट की बात कर रही हैं, और लोगों ने भी सवाल किया था, तो आप तीनों से वही सवाल होंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जी विल बी राइट। वंस अगेन वेलकम बैक। और रॉयल फैन का ये एयर प्योरीफायर है, प्योर एयर प्योर लिविंग। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अगर आपने मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको देख सकें, और ये प्योर एयर प्योर लिविंग है, इनका कहना है ये कैप्चर करता है 99.97% एयरबोर्न कंटेमिनेंट्स जो होते हैं। जिस एयर के अंदर जितने कंटेमिनेशन पाई जाती है उसका 99.97% ये इसके अंदर बेयर कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। कैसे ले लेता है, ये बड़ी कमाल बात है। ये लेता है इसलिए भी इसके अंदर 4 फिल्टर्स लगे हुए हैं, जो इंतहाई हाई एफिशिएंसी 4 फिल्टर्स हैं, और उनकी 4 लेयर्स हैं। प्राइमरी फ़िल्टर होता है, एंटी बैक्टीरियल फ़िल्टर होता है, ट्रू हेपा H13 फ़िल्टर होता है जो बहुत कारआमद है, और एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर होता है। तो 4 फिल्टर्स की मौजूदगी से क्या होता है, 99.97% जो एयर कंटेमिनेट हो जाती है उसके सारे पार्टिकल्स यहाँ स्टोर हो जाते हैं, और आपको अच्छी एयर जो प्योर एयर होती है वो आपको मिलती है। इनका कहना यह है प्योर एयर प्योर लिविंग एंड ऑफ कोर्स एयर प्योरीफायर बाय रॉयल फैंस। थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर घर के अंदर प्योर एयर की नीड है, तो फिर आपको अगर कोई एयर प्योरीफायर लेना है तो फिर वो एयर प्योरीफायर रॉयल फैंस का होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया 4 फिल्टर्स इसके अंदर मौजूद हैं, एक नहीं 4 फिल्टर्स मौजूद हैं, और वो चारों फिल्टर बहुत कमाल हैं। उन चारों फिल्टर की मौजूदगी में 99.97% जो एयरबोर्न पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे वहाँ के हो जाते हैं, और जो आपको एयर मिलती है वो इंतहाई प्योर होती है। सो प्योर लिविंग प्योर एयर, दैट्स द मैसेज फ्रॉम रॉयल फैंस। एयर प्योरीफायर अगर लेना है तो रॉयल फैन का लीजिएगा जी। कमिंग बैक टू यू गाइस, जो सवालात हो रहे थे ज़रा उसके बारे में बता दें। केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में बात हो रही थी। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था एक कि वो केराटिन और ब्लीचिंग और स्ट्रीक्स करा रही थी, ये खातून का सवाल था, तो वो अपने बालों की बेहतरी के बारे में पूछ रही थी। इसके बारे में मैं अवेयरनेस ज़रा क्रिएट करना चाहूँगी कि हमारे एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स बालों को लेके, चूँकि हर इंसान चाहता है कि खूबसूरत दिखे और नए नए स्टाइल्स बनाएं, जिद्दत हो हर किसी के हेयर स्टाइलिंग में, तो ब्लो ड्राई, स्ट्रेटनिंग, केराटिन, एक्सटेंसो, रिबॉन्डिंग, बालों को डिफरेंट तरीके से रंगना, कलर करना, ब्लीच करना, ये सारी चीज़ें बालों के लिए काफ़ी डैमेजिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें केमिकल्स होते हैं और साथ हीट होती है। ये दोनों चीज़ें ही बालों के लिए नहायत नुकसानदेह, ना सिर्फ बाल की पूरी लेंथ और शैफ्ट के लिए, बाल की जड़ को भी नुकसान पहुंचता है और मुस्तकिल तौर पे जड़ ख़राब हो जाती है। तो इस तरह के प्रोसीजर से मैं सबको एडवाइस करूँगी कि इनको मिनिमम रखें, इनको बड़ा रेगुलरली मत कराएं। वंस अ ईयर कोई एक प्रोसीजर वुड बी इनफ, लेकिन जो बार बार ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं उसको अवॉइड करें। वंस अ ईयर, इससे ज़्यादा कुछ भी ना ये कराएं। जो कहा जाता है कि केराटिन ट्रीटमेंट आप पूरे महीने में 2 बार भी ले सकते हैं, 3 बार 4 बार, ये मिसकंसेप्शन है। बेसिकली केराटिन ट्रीटमेंट्स फॉर केमिकल के थ्रू काम करती हैं, जो कि बालों के लिए बहुत डैमेज है। अब हमें इसको रिपेयर करने के लिए फिर हम डर्मेटोलॉजिस्ट को बहुत काम करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही बाल बेहतर होते हैं फिर जाके कोई ट्रीटमेंट करा लेते हैं। इट्स अ विशियस साइकिल। That is true. No, it's not a vicious cycle. You just don't know our nation. You don't know our people. साहिर, आप जैसे लोगों ने भी तो कॉम्प्लेक्स में मुब्तला किया हुआ है ना, माशाल्लाह से इतनी अच्छी अपीयरेंस और ब्लो ड्राइड बालों के साथ आप आते हैं। Seriously? अगर आप मेरा लाइफस्टाइल देख लें, मैं गारंटी कहता हूँ ऑनेस्टली, अगर देखें आप मुझे जानते हैं, लिटरली मेरे लिए ये भी एक बहुत बड़ा अजाब है। हालांकि ये गिलब्रोकाय और मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं और मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर डिज़ाइनिंग दिस फॉर मी, और वो मेरे लिए हमेशा काम करते हैं। थैंक यू गिलब्रो। लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि मैं जीन्स और टी शर्ट में बहुत खुश हूँ, और मुझे लगता है कि बाल ना भी बने हुए हो तो भी चल जाएगा, बट
चूंकि मुझे ये करना होता है और देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। अगर आप अपने बालों को सेव करना चाहें, मैंने अपने बालों को सेव करने के लिए बहुत तगोदौग की है। मेरे अपने ब्रांड का जो ऑयल है और जो शैम्पू है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बालों को बेहतर करने के लिए। तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है बालों को। मुझे आई थिंक अब शायद अब ज़िंदगी में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही मेरे लिए बालों की, लेकिन एक ज़माने में बहुत थी। बड़ी इंपॉर्टेंस। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 20 साल, मैं बरमला इतराफ़ करता हूँ इस बात का, मैंने 20 साल प्रोपेशिया खाई है एवरी सिंगल डे, 20 ईयर्स। 5 साल मैंने पुरस्कार लिए, मोनोक्सिडिल लगाई है, 2% भी लगाई है, 2% से शुरू किया था, 5% भी लगाई है। मैंने अपने बालों को बहुत मुश्किल से बचाया है। देखिए मैं आपको सच बता रहा हूँ, हाँ आपकी बड़ी मेहनत लगती है। अगर जैसे न्यूट्रिशन की बात है, अगर आप आज शुरू करेंगे तो 2 महीने बाद जाके उसके असरात आएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो व्हाट डू यू थिंक, कुछ ऐसा कोई टोटका है, कोई ऐसी चीज खाएं हम बाल एकदम से सेहतमंद हो जाएं? एकदम से तो नहीं हो सकते, लेकिन विद द टाइम बीइंग ज़रूर हो सकते हैं। जैसे हम कैरेटिन की बात कर रहे हैं, तो कैरेटिन बेसिकली हम इसलिए कराते हैं कि जी बाल हमारे सिल्की स्मूथ स्लीक लगे। तो उसके लिए आप घर पर जो है वो कुछ टोटके हैं वो आजमा लें, उससे आपके बाल जो हैं वो हेल्दी और अच्छे लगना शुरू हो जाएंगे। क्या टोटके बताएं? जैसे एक तो हम बचपन से, मैं तो अपने बचपन से सुनती हूँ कि जी दही, तेल, अंडा लगा लें, बालों के लिए बहुत अच्छा है। बात तो अच्छी, बेहतरीन चीज़ है। बेसन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप ऑलिव ऑयल ले लें, उसके साथ विटामिन ई ऑयल जो है आप वो ले लीजिए, एलोवेरा जेल ले लें। इनको आप बालों में रेगुलरली यूज़ करें, अपने जो है अपने स्कैल्प को अच्छी तरह नरिश रखें, तो आपके बालों को बहुत ज़्यादा हेयर ट्रीटमेंट्स की वैसे ही ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम हेयर डाइज करते हैं, स्पेशली डब्बे वाला जो डाई होता है, कोई भी हो, वो आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, क्योंकि वो आप हर महीने या 2 हफ्तों बाद भी यूज़ कर रहे होते हो। मैं यूज़ करता हूँ जी हेयर कलर फॉर मेन। 5 मिनट, 5 मिनट से 6ठा मिनट नहीं दूंगा मैं, पहले बता रहा हूँ। 6ठे मिनट के अंदर सवाल ही नहीं पैदा होता। या तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल हाथ, और वो भी कौन सा शैम्पू, दैट्स इट। वो भी कंगा शंगा नहीं करूंगा मैं, शैम्पू 2 मिनट के अंदर लगा के बैठ गया, दैट्स इट। अब उसमें भी हमारे जो कंसेप्ट्स होते हैं वो ये गलत होते हैं। हम डब्बे के ऊपर से ये पढ़ते भी नहीं है कि उसको कितनी देर रखना है। ठीक है, अच्छा। मैंने बहुत सारी औरतों को देखा वो 1-1, 2-2 घंटे लगा कर रखती हैं। दैट्स बैड। तो अब वो केमिकल जब आपने इतनी देर अपने बालों को दिए तो वो ऑलरेडी खराब हो चुके होंगे। जब आपने उनको हेयर डाई से डैमेज कर दिया है, तो आप उनको खाने में भी और लगाने में भी कुछ अच्छा देंगे तो ही वो खूबसूरत लगेंगे। अच्छा जहरा, मुझे ये बताइए, जहरा आपका नाम जहरा शरफ है? जी जहरा शरफ। मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने शरीफ कह दिया आपको। आजकल मतलब लामोहल्ला शरीफ निकल जाता है। आप मतलब समझ तो गई होंगी आप, बट आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद इट। आई थिंक पाकिस्तान बेहतर हो जाए, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, पाकिस्तान शुड प्रॉस्पर। अच्छा, कमिंग बैक टू यू, मुझे बताइए, आप टोटके की बात करी थी। अभी एक साहब ने कंप्लेन किया था कि जी प्री मैच्योर ग्रेइंग हो जाती है बालों के अंदर, बाल झड़ने बहुत लगते हैं। तो क्या कोई देसी ऐसी चीज अवेलेबल है जिसको लगाने से बाल दोबारा से काले हो जाएं? देखिए, जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं उनको तो हम काला नहीं कर सकते, लेकिन जो रीग्रोइंग हेयर ग्रोथ है, मतलब रीग्रोइंग हेयर है हमारे, तो उनको हम सफ़ेदपन से या ग्रे हेयर से बचा सकते हैं। वो इस तरह से, मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि जो हमारे पास करी लीव्स है, जो कि एक नेचुरल सोर्स है बालों को काला करने के लिए, ठीक है, तो उसका एक स्प्रे हम बना सकते हैं कि हम एक जो है वो प्याज लें और उसको हम ब्लेंड कर लें और उसको स्ट्रेन करके उसका जूस जो है वो निकाल लें, और उसके अंदर हम 1 टीस्पून कॉफ़ी मिलाएं और करी लीव्स को भी जो है वो ग्राइंड करके, स्ट्रेन करके हम उसको उसमें ऐड कर दें, तो हमारे पास वो जो स्प्रे बनेगा वो एक नेचुरल जो है वो कैराटिन भी है और बालों को ग्रेइंग जो हेयर हो रहे हैं या वाइट हो रहे हैं उनसे बचाएगा। तो बिफोर गोइंग टू वॉश हम 30 मिनट्स पहले उसको जो है वो लगा सकते हैं और फिर 30 मिनट्स बाद हम बालों को जो है वो ल्यूकवार्म वाटर से जो है वो वॉश कर लें। ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल है, अब कहते हैं ट्रांसप्लांट, क्या ख़वातीन में भी ट्रांसप्लांट होता है या मर्दों में ही होता है? ख़वातीन में भी होता है? बिल्कुल, ख़वातीन में भी हेयर ट्रांसप्लांट होता है। बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट उस हर जगह पे हो सकता है जहाँ से बाल चले गए और उन्हें गिरे हुए काफ़ी अरसा हो गया है, तो उस हर जगह पे बालों की रिप्लेसमेंट के लिए हेयर ट्रांसप्लांट तो अगर किसी के सर पे बिल्कुल चमक आ गई है, मतलब तो फिर अब या ऐसा होता है ना कि योर
forehead shines, तो बिल्कुल। तो वो उधर भी अच्छा, ट्रांसप्लांट हो इसके सकता है? लिए ये है कि बालों को आप जितना सेव कर सकते हैं आपको शुरू में ही सेव कर लेना चाहिए, बजाय है कि वो गिर जाएं और उसके बाद आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट में भी हमें एक डोनर एरिया से बाल लेके दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने होते हैं, तो वो डोनर एरिया भी लिमिटेड होता है। ओके। हम हर इंसान में से पीछे से बाल एक लिमिटेड हद तक ले सकते हैं, ठीक है। फिर हमें बॉडी के और एरिया अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितनी देर का प्रोसेस होता है, कितनी देर में आपके खोए हुए बाल दोबारा आ जाते हैं, अगर सिर्फ हम ट्रांसप्लांट की बात करें? अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट में अगर एक अच्छा ट्रांसप्लांट हो गया है तो एक प्रोसीजर के बाद नए बाल आते आते कम से कम 8-9 माह लग जाते हैं, प्रॉपर हेयर ग्रोथ आते आते। अच्छा, और अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ना जाएं और कहें कि क्या कोई और ऐसे प्रोसीजर अवेलेबल हैं, तो ऐसे हैं? बिल्कुल, उसमें अगर हम शुरू से स्टार्ट करें तो उसमें खाने वाली लगाने वाली दवाइयाँ हैं, जैसे कि आपने भी जिक्र किया मिनॉक्सिडिल हो गया, लगाने वाला, खाने वाली दवाई में की सूरत में भी आ गया। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। ब्रेक नहीं है? ब्रेक नहीं है तो तुम सुनते क्यों नहीं हो? ले लें, हम तो कैजुअली कर रहे हैं शो, कोई मसला थोड़ी है यार, तुम कुछ भी करो, बाद में इल्ज़ाम तो मेरे पे आना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ले लूँ, बता दे, ले लूँ, ले, पक्की बात है ना? हाँ, ले लेते हैं ब्रेक। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले बता रहा हूँ तुमको कि अगर तुमने अपने बाल बचाने हैं तो ब्रेक के बाद ज़रूर आ जाना वापस, तो कुछ ऐसी तरकीबें बताएंगे हम जहाँ पर आपके गिरते हुए बाल दोबारा से वापस आ सकते हैं और रुक सकते हैं, आपके बाल घने हो सकते हैं। ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं माफा किचन के अंदर हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जाहिद भाई? ठीक ठाक हैं? क्या लेके आए आप आज? सर कड़ी पकौड़ा और चावल। कड़ी पकौड़े जी। इसको कढ़ी नहीं कहते? जी बिल्कुल, या कड़ी पकौड़ा ही कहते हैं? कड़ी पकौड़ा ही कहते हैं, क्योंकि दोनों कराची में सिर्फ कड़ी कहा जाता है। कड़ी इज अज्यूम्ड टू बी विद पकौड़ाज, आई थिंक, लेकिन आई थिंक पंजाब में कहा जाता है कड़ी पकौड़ा, क्योंकि ये दोनों मिक्स होते हैं इसलिए। ओके, दोनों का नाम लेते हैं लाहौर में। ओके, आई गेस दैट्स आल्सो ट्रू, लेकिन मैंने हमेशा कढ़ी सुना है, ऑटोमेटिकली अज्यूम्ड है कि उसको वो पकोड़े के साथ ही होगी। बट बाय द वे, ये जो बेस है इसका, ये आप खाउसा में भी यूज़ करते हैं। ऐसा यूज इस तरह से नहीं बनता, कुछ उसका अलग बेस होता है, लेकिन खाउसा के अंदर भी बनाया जाता है। वो बर्मीज डिश है, इट्स रियली गुड। सर किस दिन खाउसा तो बनाए? जी इंशाल्लाह बना देंगे। पक्की बात है ना? पक्की बात है इंशाल्लाह। ऑलराइट जी सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बताइए, इसके अज्जा सामने दी हुई है? जी बिल्कुल दी हुई। अच्छा, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप हमारे जो फेसबुक है उस पर जा सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। ये मारफा किचन वालों की स्पेशल कड़ी है एंड इट्स रियली 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 अमेजिंग, रियली गुड। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद भाई। So coming back to what we were talking about, तो किस तरह से हम गिरते हुए बालों को बचा सकते हैं? मजीद कोई ट्रीटमेंट्स और अवेलेबल हैं इसके अलावा? जी, जैसे ये सवाल खातून ने पूछा था कि 3 साल से उनके बाल गिर रहे हैं, तो उसमें ये देखना था कि पूरे सर से गिर रहे हैं, किसी खास हिस्से से ठप्पे की सूरत में गिर रहे हैं, कहीं वो बालचर तो नहीं है, या आपके वो दूसरी कंडीशन तो नहीं जिसको हम क्रॉनिक टीलोजेनिक फ्लूवियम कहते हैं, जिसमें बाल बड़े अरसे तक गिरते रहते हैं और फिर थोड़े थोड़े आते हैं और फिर गिरने का अमल रहता है। देयर इज अ रीजन मैं जो डॉक्टर नहीं बना। अच्छा, ये मैं कभी भी ये अल्फाज कह ही नहीं सकता। नहीं कह सकते। क्या कहा था आपने अभी? क्रॉनिक टीलोजेनिक फ्लूवियम। ये इसका क्रॉनिक की हद तक मुझे समझ आया, टीलोजेनिक भी समझ आया। टीलोजेनिक के बाद क्या है? इफ्लूवियम। इसका मतलब ये है आम अल्फाज में कि बालों की जड़ें गिरती रहती हैं, वो ग्रोथ फेज से निकल के गिरने के अमल की तरफ चले जाते हैं। तो इस सूरत में उनके, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया कि कुछ टेस्ट और बाकी चीज़ों का पता करना है, प्रेगनेंसी में अक्सर ख़वातीन को शुरू होता है और फिर उसके बाद ठीक ही नहीं होता, तो उनका कॉज ठीक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद लगाने वाली दवाइयाँ, लगाने वाली चीज़ों में एक और चीज़ है जिसका रिसर्च प्रूवन रोल है, और वो है रोज़मेरी। आजकल इट्स वेरी बूमिंग, रोज़मेरी ऑयल्स एंड एवरीथिंग, इसका वाकई रिसर्च प्रूवन बेनिफिट है। तो अगर वो चाहें तो वो ट्राई बालों में लगा लें, बालों की जड़ों में लगा लें रोज़मेरी ऑयल। ओके, तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेना, डाइट में प्रोटीन्स का ऐड करना, दिस हेल्प्स। फिर इसके अलावा कुछ और ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी आ जाती हैं, जिसमें कि एक ट्रीटमेंट है, सब लोग उसको जानते हैं बाय द नेम ऑफ PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आपका अपना ही जो प्लाज्मा होता है वो इंजेक्ट करते हैं, खून से लेते हैं, उसको हम प्रोसेस करते हैं और उसमें से ग्रोथ फैक्टर निकाल लेते हैं, अच्छा हिस्सा निकाल लेते हैं और बालों की जड़ों में उसे इंजेक्ट कर देते हैं। इससे बालों में ऐसा हुआ आपने किसी का PRP किया, उसका खून सफेद निकला, ऐसा हुआ? कोई मतलब आया कोई आपके पास? जी, पॉलिटिशियंस आते हैं काफी। आपने निकालो तो ये क्या हुआ? तो ऐसा हुआ? कभी कभार हो जाता है। तो वो इंजेक्ट करने से बालों की ग्रोथ भी बेहतर होती है। एक सवाल है,
लेट्स से कि किसी दूसरे का पीआरपी में नहीं लग सकता प्लाज्मा? बिल्कुल नहीं, वो नहीं लग सकता क्योंकि उससे रिएक्शन हो जाता है, क्रॉस रिएक्शन। इसीलिए जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी होता है तो डोनर जो है वो मैच करना चाहिए। जी जी, ऑफ कोर्स, मैंने पूछा इसलिए ताकि बिल्कुल नहीं, वो नहीं हो सकता। इसके अलावा फिर कुछ आज नई थेरेपीज आजकल चली हुई हैं जो कि एक्सोसोम्स के नाम से जानी जाती है। एक्सोसोम्स जी, ये क्या होती है? ये बायोसिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि आपके बॉडी में कुछ मैसेंजर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक पैगाम पहुंचाते हैं, पैगाम रसानी का काम करते हैं। तो बालों की समझे जड़ें नाराज़ हो गई, उन तक सिग्नल नहीं पहुंच रहा कि आप ग्रो करें, तो हम उनको आर्टिफिशियली एक्सोसोम्स इंजेक्ट कर देते हैं बालों की जड़ों के अंदर। इट्स लाइक यू नो कि जब आपकी लड़ाई हो जाए अपनी बेगम से तो उनको मनाने के लिए क्या करना पड़ता है? तोहफे भेजने पड़ते हैं। तो ऐसा ही है ना? बड़े अच्छे तरीके से आपने डिस्क्राइब किया। That's it. इसीलिए मैं डॉक्टर नहीं बन सका, बिकॉज मैं कभी जिंदगी में नहीं समझ सकता ये बात है। सो बेसिकली एक्सोसोम जो है वो एक ऐसा तरीकेकार है जिससे आपके गिरते हुए बाल वापस आ सकते हैं। जी, और ये एक जदीद तरीका इलाज है। जब हमें पीआरपी या बाकी चीज़ों से रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है तो हम एक्सोसोम्स की तरफ चले जाते हैं। इज इट पेनफुल? अच्छा, जब जहाँ कहीं भी सुई चुभती है वो तो हल्का सा तो पेनफुल होता है, लेकिन अमूमन हम नम कर देते हैं, सुन कर देते हैं जगह को, क्रीम लगा के, नमिंग स्प्रे लगा के। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मैं कभी भी जब खवातीनें कहती हैं इट्स नॉट पेनफुल, मैं नहीं मानूंगा। उसका रीज़न है, हम एक फिल्म कर रहे थे तो एक साहब का एक कैरेक्टर था, तो किसी ने हमें मशवरा दिया कि उनके ना यहाँ पे सारे जो उसको वैक्स करवा लें। वो बेचारा, उसे बुखार हो गया था, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, बुखार हो गया था। वैक्सिंग इज अ वेरी पेनफुल थिंग, बट दिस इज नॉट पेनफुल। दिस इज नॉट पेनफुल। अगर वो पेन की किसी को हो, ज़्यादा थ्रेशोल्ड उनका ना हो, ज़्यादा दर्द होती है, तो हम फिर सुन करने वाले इंजेक्शन यूज कर लेते हैं। ओके, और उसके बाद वो हो जाता है। वो बिल्कुल कंफर्टेबल प्रोसीजर। अच्छा, अगेन द मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन, एक्सपेंसिव होता है? पीआरपी इज नॉट एक्सपेंसिव। नो, एक्सोसोम। एक्सोसोम्स थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट। गिव मी एन आइडिया, कितना? अच्छा, ये वेरी करता है। ओके। समवेयर स्टार्टिंग फ्रॉम 25-30,000 एंड अबव एक सेशन। लेकिन और ये आपको कितने सेशंस लेना? अच्छा, जैसे पीआरपी जो है बड़ा रेगुलरली लेना पड़ता है, तो एक्सोसोम अमूमन 1 या 2 सेशंस होते हैं साल में। दैट्स इट। हाँ, तो वो अगर आप इकोनॉमिकल उसकी वैल्यू देखें तो काफ़ी अच्छा इकोनॉमिकल पड़ जाता है। कमिंग बैक टू यू, अगर जैसे इनके 3 साल से बाल गिर रहे थे, इन्हें कौन से फूड्स इस्तेमाल करने थे कि बाल गिरना एकदम रुक जाते हैं? एकदम तो हम किसी भी चीज़ को स्टॉप नहीं कर सकते, हमें उसको स्लो प्रोसेस के थ्रू लेके चलना पड़ता है। इसके लिए मैं एक जो है ना पिनिया या आप कह लें कि लड्डू डिस्कस करना चाहूँगी। आप वो बना लें, लड्डू, हाँ, और उनको इस्तेमाल करें। आप उसके इंग्रेडिएंट्स सुनेंगे तो यू विल बी फाइन विद द वर्ड लड्डू। एब्सोल्युटली। उसमें आप खजूरें लें, इंजीर लें, ये आपके मीठे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और खजूर आपके जो जैसे एनीमिया की वजह से बाल गिरते हैं, खजूर आपके एनीमिया को ट्रीट करने में आपके खून के पूरा करने में बहुत ज़्यादा कारआमद होती है। आप उसके अंदर ऑलमोस्ट नट्स ले लीजिए सारे, जैसे बादाम, अखरोट, पिस्ते, काजू, ग्राइंड करके डाल दें। एग्जैक्टली, ब्लेंड करके डाल लें। उसके अलावा जो आपके सीड्स हैं आप उनको ब्लेंड करके डाल लें। इसके अंदर सफ़ेद तिल, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसको डालें। और अगर खशखश डाल सकें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। किशमिश ले लें। इस सारे तो आपका मीठा भी बन जाएगा। बिल्कुल। आप इसको मिक्सचर बना लें और इसके छोटे छोटे जो है लड्डू टाइप बनाकर वो रख लें और रोज़ का एक खाना शुरू कर दें। दैट वुड बी कि आपके सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये आप कह सकते हैं आपकी एक प्रोटीन कम से कम 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद बाल गिरना कम से कम बंद हो बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। ज़हरा, आपके पास कौन सा इलाज है जिससे बाल गिरना बंद हो सके 10 से 12 दिन के अंदर अंदर? देखें साहिर, बहुत सारे टोटके तो मैंने आपसे शेयर किए और उसके रीजंस भी पता है कि बाल गिरने के रीजंस क्या हो सकते हैं, लेकिन एक मैं आपको एंशिएंट थेरेपी बताती हूँ जो कि है कपिंग थेरेपी। और वो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, कॉमन है, क्योंकि लोग इससे अवेयर हो चुके हैं। और बीइंग मींस हर्बल फिजिशियन, तो कपिंग जो है वो एक बहुत बेनिफिशियल जो है वे ऑफ ट्रीटमेंट है गिरते हुए बालों को रोकने के लिए, एलोपेशिया के ट्रीटमेंट के लिए। और इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट कि उनके पैचेस जो है वो गिर रहे हैं या किस तरह का हैंडफुल हेयर फॉल हो रहा है, तो इट डिपेंड्स। और फिर उस हिसाब से हमें उनको जो है वो सेशंस करवाने पड़ते हैं। तो इसके एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स जो है वो हमें मिलते हैं। और अगर इसके अलावा मैं डाइटरी सप्लीमेंट्स के तौर पे बात करूं तो हमारे पास सनफ्लावर और जो पम्पकिन सीड्स हैं ना, दे आर वेरी बेनिफिशियल गिरते हुए बालों को रोकने के लिए। और उसके अंदर अगर हम सीसम सीड, जिनको हम तिल बोलते हैं, वो हम उसके अंदर ऐड कर लेना और डेली हम उसका 1 टेबलस्पून जो है वो गर्म दूध के साथ लें तो बहुत जल्दी जो है वो फ़ायदा होगा। ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप ये सारी चीज़ें याद ना रख सकें
तो मेरी कंपनी से कह दीजिएगा, अमोर लिखिएगा, आपको फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ से बोलिएगा कि जो बाल गिर रहे हैं उसका कोई ट्रीटमेंट दे देना, हमें वो आपको दे देंगे। ऑनेस्टली हमारा ट्रीटमेंट वर्क करता है, बिकॉज मैंने आपसे, उसका रीज़न ये नहीं है, मैं तो खुद उसका टेस्टमैन हूँ। बेसिकली मेरे बाल गिर रहे थे और बहुत गिर रहे थे, और मैंने लिटरली अपना ही ऑयल बनाया हुआ हमने इस्तेमाल किया, अपना ही शैम्पू मैं इस्तेमाल करता हूँ, आज भी वही शैम्पू इस्तेमाल करता हूँ, इवन दिस मॉर्निंग मैंने वही वाला शैम्पू यूज़ किया। सो मेरे ख्याल में वो भी काम कर सकता है, तो ये भी आपके लिए हेल्प हो सकती है। फाइनल टिप्स 30 सेकेंड्स हमारे पास हैं, फाइनल टिप क्या कहेंगी लोगों को, बाल किस तरह से बचाया जा सकते हैं? एक तो सबसे पहली चीज़ कि सिर्फ लगाने वाली चीज़ों पे रिलाई ना करें। शैम्पू अमूमन कुछ कर नहीं पाता, आपको अपनी डाइट और बाकी चीज़ों को भी ठीक करना है, अपने ब्लड टेस्ट भी करवाने हैं, और एक प्रॉपर मुस्तनिद डर्मेटोलॉजिस्ट से आपने मिलना है बालों के इशू के लिए। पीआरपी हर चीज़ का इलाज नहीं है, पहले उसके कॉज को ठीक करें, बाल खुद ही ठीक हो जाएंगे। वेरी क्विकली मैं तो ये कहूँगी जिए और जीने दें, आप खुद ही से ठीक हो जाएंगे। ऑलराइट, ज़हरा 10 सेकेंड्स हैं, क्या कहना चाहती हैं, कोई पैगाम? बिल्कुल साहिर, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। हमारे स्लीप पैटर्न और हमारी डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच जी, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हरा आपका बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।